Hello everyone, welcome you all to Resolution Study Point. Today we are going to discuss order of events of a reaction in disconnection approach. In previous lecture we have just discussed what is the order of events. ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का क्या मतलब बताया था कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का मतलब होगा कि किस स्टेप के बाद रिएक्शन में नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्या होगा और उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. बट अगर हम ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन डिस्कनेक्शन में बात करते हैं तो डिस्कनेक्शन का मतलब होता है रिवर्स रिएक्शन. तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके बाद कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसके बाद किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो इसी स्ट्रेटजी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ओनली टू गाइडलाइंस, फर्स्ट ऑफ विच इज फर्स्ट जो गाइडलाइन थी आपकी वो क्या थी. देखिए फर्स्ट गाइडलाइन में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं आपके टारगेट मटेरियल के ऊपर, उन ग्रुप्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए और रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप किस बॉन्ड को पहले डिस्कनेक्ट करोगे. ओके, यू हैव टू डिसाइड विच बॉन्ड विल बी डिस्कनेक्टेड फर्स्ट. ये हमने गाइडलाइन नंबर 1 में पढ़ा था. गाइडलाइन नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और गाइडलाइन नंबर 2 क्या थी. गाइडलाइन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास चॉइस है का मतलब ये है कि अगर आपके जो टारगेट मटेरियल है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं और आपके पास चॉइस है, तो आपको ऐसी चॉइस करनी है जिससे जो आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे. इफ़ देयर इज ए चॉइस डिस्कनेक्ट फर्स्ट, दैट इज एडेड लास्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. ओके, पॉसिबल है तो सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कनेक्ट करेंगे. ये गाइडलाइन भी हम डिस्कस कर चुके थे. इसके लिए एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया था और उसका टारगेट मटेरियल के लिए सिंथेसिस स्टेप क्या होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम बात करते हैं गाइडलाइन नंबर 3 की. नाउ दिस इज गाइडलाइन नंबर 3. According to guideline number 3, if FGI is needed, what is this FGI? Functional group interconversion. If FGI is needed during the synthesis, it may well alter the directing effect of the group and other substituents may therefore added either before or after FGI. क्या कहा कि अगर सिंथेसिस के ड्यूरिंग FGI करना पड़ गया होगा, मीन्स FGI की रिक्वायरमेंट बनी होगी, तो FGI करने की वजह से जो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे उसके प्रेफरेंस चेंज हो सकती है. हो सकता है कि पहले वो ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, हो सकता है FGI करने के बाद वो मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट हो गया. तो इसलिए क्या कहते हैं कि FGI करने से पहले भी और बाद में भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया जा सकता है. एग्जाम्पल समझिए इसके लिए. जैसे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप था जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था और आपने कर दिया FGI, तो मिथाइल का कर दिया आपने ऑक्सीडेशन, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन किया कि मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया. अब आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस टाइप का ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग. तो हो गया ना प्रेफरेंस चेंज. मिथाइल तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था लेकिन कार्बोक्सिलिक क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग. ऐसे ही अगर आपने मिथाइल को चेंज कर दिया ट्राई हेलो का मीथेन के अंदर, मिथाइल ग्रुप के अंदर, तो यहाँ से भी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी. ये कंपाउंड आपके क्या हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग. सिमिलर वे में आपके पास मेटा डायरेक्टिंग नाइट्रो ग्रुप था. अगर आपने इसका कर दिया है FGI, मीन्स इसका रिडक्शन किया है और ये NH2 में कन्वर्ट हो गया. अब NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. नाउ एनालिसिस से समझेंगे कि जो आपकी गाइडलाइन नंबर 3 थी वो क्या कहती है. एक बार दोबारा से बताती हूँ. गाइडलाइन नंबर 3 ये कहती है कि अगर बाय चांस आपको करना पड़ गया है FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, तब आप ग्रुप को पहले भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी ऐड कर सकते हो. वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप से फंक्शनल ग्रुप को इंटरकन्वर्ट किया है. ओके, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक टारगेट मटेरियल नंबर 6 है
टारगेट मटेरियल नंबर 6 का फर्स्टली करेंगे FgI, और FgI में क्या होगा, जो CCl3 ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल में। अब इस मिथाइल की पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, इसका मतलब टोलिन की क्लोरीनेशन की होगी तब ये क्लोराइड आया होगा। तो यहाँ पर हम CCl क्लोरीनेशन से डिस्कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पर ये आपको मिलेगा टोलिन, और ये टोलिन जो है ये लेबोरेटरी में अवेलेबल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, एनालिसिस समझ लिया। अब इसका सिंथेसिस भी देख लेते हैं कि इस कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे। कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए फर्स्टली हम जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल हमें मिला था टोलिन, इसको लेंगे, टोलिन का करेंगे फिडलक्राफ्ट अल्काइल, फिडलक्राफ्ट हेलोजिनेशन, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो मिथाइल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेजर अमाउंट में पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ से पैरा आइसोमर मिलेगा। दोबारा से क्लोरीनेशन करेंगे, लेकिन अब की बार क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन करोगे तो साइड चेन की क्लोरीनेशन हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो फ्लोरीन में, तो आप किसी फ्लोरीन कंटेनिंग फ्लोराइड से इसका क्या कर दोगे, मेटल हेलोजन एक्सचेंज कर दोगे, तो ये आपको न्यू टारगेट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जो हमने ऊपर एनालिसिस पढ़ा था उसमें हमारा इतना ही कंपाउंड है, लेकिन अगर आपको कंपाउंड नंबर 7 भी बनाना है तो आप क्या करोगे, हेलोजन्स को इंटरचेंज कर लोगे, तो ये आपको टारगेट मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ ये हमारी थर्ड गाइडलाइन थी जिसमें हमने पढ़ा कि FgI की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्रुप्स को पहले भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी। अब हम बात करते हैं गाइडलाइन नंबर 4 की। नाउ द गाइडलाइन नंबर 4 स्टेट्स दैट मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ए डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट जो है, इससे हम एक नंबर ऑफ रिएक्शंस कर सकते हैं, और सारे की सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस रहती हैं। तो हम बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं डाइजोनियम सोल्ट के ऊपर, और डाइजोनियम सोल्ट किससे बनता है, अमीन्स के। यानी कि अगर आपके पास कंपाउंड में अमीन है तो उसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कीजिए, और डाइजोनियम के बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराइए, और यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड कंपाउंड होगा वो मिल जाएगा। ओके, साथ में जो अमीनो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एनालिसिस से समझते हैं क्या है ये। सपोज अगर आपके पास एक टारगेट मटेरियल है नंबर 8, दिस इज योर टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल क्या है, ये कंपाउंड आपने बना लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप इस कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करते जाएंगे, और जो अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्टली आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, दूसरा क्या है, क्लोरीन। तो आपको ये लग रहा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये किसी फंक्शनल ग्रुप के इंटरकन्वर्जन से आया होगा। तो हमने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था इसका कर दिया है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, जिससे ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया है साइनाइड में, CN में। क्योंकि साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नाउ अब आपको पता है कि साइनाइड कैसे आया होगा। साइनाइड आने का तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास कोई अमीन होगा, वो कन्वर्ट हुआ होगा डाइजोनियम सोल्ट में, ठीक है, और डाइजोनियम की फर्दर रिएक्शन कराई होगी साइनाइड कंपाउंड के साथ, और फिर वो कन्वर्ट हो गया होगा साइनाइड में। ऐसा ही कंपाउंड हुआ होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जिसको हम सिंथेसिस में समझेंगे, तो यहाँ पर जो साइनाइड था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आया होगा, और किससे, अमीन से। तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने अमीन में। अब अमीन आ चुका है तो अमीन का हमें पता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो वाला बॉन्ड को ब्रेक करके दिखा देंगे, और जब ऑर्थो वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CCl क्लोरीनेशन से डिस्कनेक्शन कर देंगे, और आपको ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से आप क्या करोगे, इसका FgI, अमीन कैसे आता है, नाइट्रो के रिडक्शन से, तो FgI से अमीन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो में, और अब CN नाइट्रेशन कर देंगे, और ये आपको मिलेगा बाईफिनाइल्स। और ये बाईफिनाइल जो कंपाउंड है ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। ओके,
तो ये हमारा जो टारगेट मटेरियल 8 था, इसको बनाने के लिए हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई वो क्या है, बाइफिनाइल्स, जिसको हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं। इसका सिंथेसिस देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे बना सकते हैं हम बाइफिनाइल से टारगेट मटेरियल। नाउ सिंथेसिस। इन सिंथेसिस फर्स्टली बाइफिनाइल की करेंगे नाइट्रेशन। बाइफिनाइल की नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो बाइफिनाइल है ये एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नाइट्रो कंपाउंड आपको मिलेगा। अब नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रो को किस में करना है, अमीन में। तो नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लेडियम कार्बन से। तो अब जब आप रिडक्शन करोगे फर्स्ट स्टेप में, तो जो नाइट्रो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट होगा, अमीन में। अब देखिए अमीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और अगर आप अमीन पोजीशन पर ही क्लोरीनेशन कर दोगे तो क्योंकि इस अमीन की दोनों ऑर्थो पोजीशंस क्या होंगी, फ्री होंगी ना। ये अमीन कुछ इस टाइप का है, ये अमीन आपका कुछ इस टाइप का है। इसकी दोनों की दोनों पोजीशंस जो ऑर्थो वाली हैं दोनों फ्री हैं। अगर आप इसी स्टेप पे इसका कर दोगे क्लोरीनेशन, तो ये वाली स्टेप पे भी क्लोरीन आ जाएगा और इस वाली साइड पर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो डाई क्लोरो डेरिवेटिव आपको मिलेगा। लेकिन आपको तो क्या चाहिए टारगेट मटेरियल में, मोनो डेरिवेटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इस अमीन की रिएक्टिविटी को सुप्रेस करना पड़ेगा, और इस अमीन की रिएक्टिविटी को सुप्रेस करने के लिए हम इसका करेंगे प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और एसिटिक एनहाइड्राइड के उस रिएक्शन करने के बाद जो अमीन था वो आपका एसिटाइलेटेड हो जाएगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। जब ये एसिटाइलेटेड अमीन कंपाउंड आपको मिलेगा, इसकी करेंगे क्लोरीनेशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा क्लोरीन। और जब हम सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो जो एसिटाइलेटेड ग्रुप था वो निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, अमीन। अब देखिए अमीन को करना है डाइजोनियम में कन्वर्ट। तो डाइजोनियम में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, HCl प्लस NaNO2 के मिक्सचर से, जो होता है HNO2। ठीक है, तो अमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा डाइजोनियम सोल्ट। और जो डाइजोनियम सोल्ट बनेगा उसकी करेंगे हम सैंडमेयर रिएक्शन कॉपर साइनाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा साइनाइड कंपाउंड, जो लगभग 30% अमाउंट में होगा। इसका फिर क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिक मीडियम में, तो आपको टारगेट मटेरियल मिल जाएगा। तो ये हमारी गाइडलाइन नंबर 4 थी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मोस्टली जो अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो डाइजोनियम सोल्ट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आ जाते हैं। ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, नाउ गाइडलाइन नंबर 5। As a last resort, there is a trick to solve some difficult problem, such as adding two ortho-para directing groups meta to each other. अगर आपके पास एक ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर दो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे आपको उसको ऐड करना है। अब देखिए दो ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग हैं, लेकिन दो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों की ही तो कंडीशन क्या है, दोनों ऑर्थो-पैरा डायरेक्ट करेंगे तो मेटा पर वो नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें एक डमी अमीनो ग्रुप को ऐड करना पड़ता है। सो a dummy amino group is added used to set up the required relationship and then removed by diazotization and reduction. तो अगर आपको दो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एक दूसरे की मेटा पोजीशन के ऊपर लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, एक डमी अमीनो ग्रुप को ऐड कर दोगे, और जैसे ही आप डमी अमीनो ग्रुप्स को ऐड करोगे तो उससे एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, एक ऐसी रिलेशनशिप बन जाएगी जिसको आप जो अमीनो ग्रुप जो क्या करेगा, आपके दोनों ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे ले आएगा, साथ में क्या करेगा,
जो अमीन है अगर उसकी डायजोटाइजेशन कर देंगे और रिडक्शन कर देंगे तो वो आपके कंपाउंड से रिमूव भी हो जाएगा। ओके, एनालिसिस से समझेंगे। एनालिसिस से पहले एक बार जनरल समझ लीजिए। जैसे ये आपके पास कोई अल्काइलेटेड बेंजीन है, अल्काइल ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। आपने किया इसके ऊपर एक डमी अमीन ग्रुप ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर आप कोई भी ऐसा ग्रुप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये अमीन ग्रुप क्या करेगा, अपनी ऑर्थो पोजीशन पे लेके आएगा। फिर अमीन का करेंगे डायजोटाइजेशन और उसके बाद कर देंगे रिडक्शन, या फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, जिससे ये जो ग्रुप था ये रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो इस गाइडलाइन नंबर 5 के लिए एनालिसिस देखिए। एनालिसिस के लिए हम कंपाउंड नंबर 9 को लेकर चलेंगे। ये हमारा कंपाउंड नंबर 9 है। ध्यान से देखिए कंपाउंड 9 कौन सा है। जो आपका कंपाउंड नंबर 9 है ये है अमीन ग्रुप है, OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, तो जो ये कंपाउंड नंबर 9 जो कि आपका टारगेट मटेरियल है, इसका फर्स्टली करेंगे हम FGI। क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये कंपाउंड था क्या, अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर ये आपकी बेंजीन थी, ये आपका अमीन ग्रुप था, ओके, और ये आपका OH ग्रुप था और ये आपका कार्बोक्सिलिक है। ये आपका टारगेट मटेरियल है। आपको इसमें क्या स्ट्रेटजी लगानी है, आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है कि टारगेट मटेरियल 9 के लिए क्या अवेलेबल कंपाउंड आपके पास लेबोरेटरी में हो सकता है। फर्स्टली आपने कर दिया FGI, तो FGI किसका कर देंगे, अमीन का। अमीन का जैसे आपने FGI किया तो ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रो ग्रुप में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रो ग्रुप तो आ गया है, लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप आया कैसे होगा भाई, नाइट्रो ग्रुप आया कैसे होगा, ये तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो अगर नाइट्रेशन आपने फिनोल का किया होता तो फिनोल का OH ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने बेंजोइक एसिड का किया होता तो बेंजोइक एसिड तो मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को नहीं लाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशंस नहीं बन रही जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक डमी अमीनो ग्रुप को ऐड कर देंगे। और डमी अमीनो ग्रुप को ऐड करने की पोजीशन ये है, या तो यहाँ पर ऐड करो या फिर यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। लेकिन कौन सी अवेलेबल पोजीशन सही रहेगी, ये वाली। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, डमी अमीनो ग्रुप। अब डमी अमीनो ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ सकता है नाइट्रेशन से, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, CN नाइट्रेशन से बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से क्या करेंगे, जो आपका ये अमीन कंपाउंड आएगा इसका कर देंगे FGI, और FGI करने के बाद क्या होगा, अमीन ग्रुप जो था ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप में। अब देखिए ध्यान से, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक की मेटा है और OH की पैरा है। कंडीशन फेवरेबल है क्योंकि कार्बोक्सिलिक आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और ये आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन अवेलेबल है, तो यहाँ से CN नाइट्रेशन कर देंगे और ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल भी है। आपको पता है क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, ओके। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस के लिए देखिए आपके पास यहाँ पर सिंथेसिस में हमने OR ले लिया है, अल्काइल ग्रुप ले लिया है H को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। क्यों अल्काइल ग्रुप क्यों लिया है, ताकि OH आपको पता है ना ज़्यादा रिएक्टिव है। OH एक बेसिक है, ग्रुप है तो रिएक्टिव है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन कर दिया है, और प्रोटेक्शन हमने अल्काइल ग्रुप से किया है, तो ये अल्काइलेटेड हमने कंपाउंड लिया है। इसका करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये ईथर ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक है मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। फिर नाइट्रो ग्रुप का कर देंगे रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। अब अमीन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ, तो दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ब्लैंक हैं, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है उसको ला सकता है, बट हमें इसको एक ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लेके आना है, तो इसलिए इसका कर देंगे
प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइलेटेड अमीन ग्रुप के अंदर। फिर जो कंपाउंड ये आएगा एसिटाइलेटेड अमीन वाला, इसका करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन से क्या कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो, और इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने से कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। फर्दर हमें इस अमीन ग्रुप को रिमूव करना है क्योंकि हमारे कंपाउंड में अमीन ग्रुप है ही नहीं, तो हम इसका कर देंगे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, तो ये डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर किसी प्रोटॉन कंटेनिंग सॉल्वेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब नाइट्रो ग्रुप का कर देंगे रिडक्शन, रिडक्शन से कन्वर्ट हो जाएगा ये अमीन में, और यही हमारा क्या था, टारगेट मटेरियल। तो ये हमारे पास गाइडलाइन नंबर 5 थी जिसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपको ऐसे 2 ग्रुप लेकर आने हैं जिसको ला पाना, डायरेक्ट ला पाना ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम वहाँ पर एक डमी अमीनो ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और उसको फिर डाइएजुटाइजेशन और रिडक्शन के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो गाइडलाइंस हैं 6, 7, 8 और 9, जो बाकी की 4 बची हुई गाइडलाइंस है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।